हाय गाइस, गुरप्रीत सलूजा दिस साइड। आज इस वीडियो में हम एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड क्या है, कितने टाइम से चल रहा है और क्या इसकी परफॉर्मेंसेज हैं एंड हाउ दिस इज उसका एनालिसिस क्या है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट रिस्क पैरामीटर्स में ये फंड कहाँ पे स्टैंड आउट करता है। एज ऑन डेट एसेट्स वाइज ये फंड जो है, अपार्ट फ्रॉम द ईटीएफ्स, ये फंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड्स हैं इंडिया में। मोर देन 48,000 करोड़ रुपीज इसकी एसेट्स हैं। तो वी विल डिस्कस विद दैट। तो इट इज़ जस्ट बेसिकली, ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनल फेवरेबिलिटी है इस फंड को लेके, जस्ट एक मैंने एनालिसिस मैंने सोचा कि मैं आपसे कमिंग वीडियोस में कुछ फंड्स के एनालिसिस शेयर करूंगा। तो ये बेसिकली एक जस्ट एक एसेट वाइजेस पे नंबर वन फंड है, तो उसके बेसिस पे हम स्टार्ट करें। सो ऑन वी विल कम, इफ यूल गिव द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगे, एजुकेटिव लगे, बेनिफिशियल लगे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को मेक करने के लिए, तो अगर आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा ज़रूर, सो दैट that because that inspires me and I will definitely come up with more analysis of some other funds also, and then future में इसके दो तीन फंड्स के आपस में कंपैरिजन वैसे भी हम आगे वीडियोस निकालेंगे। सो आप आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ज्वाइन नहीं की है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर लिंक पे क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करके मेरी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई भी अपडेट्स होती हो आपके पास साथ के साथ पहुंचती रहे। सो लेट्स बिगिन विद आवर प्रेजेंटेशन टुडे। सो आज जो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज एस बी आई इक्विटी हाइब्रिड फंड के बारे में, और यहाँ पे मैंने डेट इसलिए मेंशन की है बिकॉज ओवर द पीरियड कमिंग टाइम्स में ये डेटा जो भी आज मैं शेयर करूँगा वो चेंज हो सकता है। तो ये वीडियो सिर्फ इन दिनों के लिए ही वैलिड है, आपके एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग के लिए वैलिड है। सो फ्यूचर में एज यू नो मार्केट्स आर वेरी वॉलेटाइल। तो आज जो डाटा हम नवंबर 2021 में डिस्कस कर रहे हैं, तो हो सकता है डाटा रिमेन ना रहे। सो इन फ्यूचर में अगर कभी आप वीडियो को देखें तो हो सकता है उस वक्त का जो डाटा हो वो डिफरेंट हो। तो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन द डेट हियर। सो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं आगे। सो एस बी आई इक्विटी हाइब्रिड फंड, जैसे मैंने बताया एसेट्स वाइज मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया है। तो वेरी फर्स्ट फंड मतलब जो हम डिस्कस करेंगे अपनी सीरीज में, तो पहले जो बेसिक डिटेल्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली ये फंड जो है ये 31 दिसंबर 1995, अप्रॉक्सीमेट 26 साल पहले ये फंड लॉन्च हुआ था। एस बी आई म्यूचुअल फंड के द्वारा ये एस बी आई इक्विटी हाइब्रिड फंड लॉन्च किया गया था। पहले इसका नाम एस बी आई बैलेंस फंड होता था। धीरे धीरे जैसे आपको पता है कि 2017 में सेबी की कैटेगराइजेशन के रूल्स के बाद इसका अब ये हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो ये एक इक्विटी हाइब्रिड फंड है जिसमें इक्विटी का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। तो इस फंड का जो बेंचमार्क है वो एज ऑन जो इनकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्राइसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स है। और इसका जो रिस्कोमीटर है, तो एज पर देयर रिस्कोमीटर दिस फंड इज बेसिकली वेरी हाई कैटेगरी रिस्क में आता है ये। तो एज ऑन डेट, एज ऑन 31 अक्टूबर 2021, जो इस फंड की एसेट्स थी वो 48,043 करोड़ रुपीज हैं, विच इज़ वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट फंड एज ऑफ डेट अपार्ट फ्रॉम द ईटीएफ्स। एंड जो अभी इस करंटली इस फंड को मैनेज कर रहे हैं वो फंड मैनेजर मिस्टर आर श्रीनिवासन एंड दिनेश आहूजा जी हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम एस आई पी इसके थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड सूटेबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो इस फंड का मतलब, जैसे कि एक हाइब्रिड इक्विटी फंड है तो इसका एक बैलेंस अप्रोच रहता है, लाइक इसमें 65% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है एंड 35% पैसा जो है वो डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। तो बेसिकली इस फंड की जो स्ट्रेटजी है वो ये कहती है, द स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन along with the liquidity of an open-ended scheme by investing in a mix of debt and equity. The scheme will invest in a diversified portfolio of equities of high growth companies and balance the risk through the investing the rest in fixed income securities. तो बेसिकली ये जो पैसा है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट इस फंड में करते हैं, वो फंड आगे जो हमारे पैसे को इक्विटीज में लगाता है और स्टेबिलिटी के लिए डेट में भी रखता है। मतलब इट इज अ मिक्सचर, इट इज नॉट अ 100% इक्विटी फंड। तो ये एज पर कंपेयर टू 100% इक्विटी फंड ये लेस रिस्की होता है। इसमें भी बेसिकली जो मकसद है दैट इज टू प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, और जो लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन होती है वो होती है इक्विटी की हेल्प से ही, प्लस साथ में स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो दिस इज द मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। एंड ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड का मतलब है कि इस स्कीम में कोई भी लॉक इन नहीं है, विच मीन्स यू कैन विड्रॉ योर इन्वेस्टमेंट्स एनी टाइम। सो किसी तरीके का कोई भी लॉक इन नहीं है। हाँ, एप्लीकेबल एग्जिट लोड्स हो सकते हैं, वो हम स्कीम टू स्कीम वेरी करता है, तो वो फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसकी सूटेबिलिटी क्या है? सो अग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड्स इन्वेस्ट 65 to 80% of your money in equity shares and the rest in bonds. Their returns are slightly lower than those of pure equity funds, which invest all your money in shares, but they also fall relatively less when the stock markets decline. This makes them suitable for conservative equity investors or first time equity investors who are not used to sharp ups and downs.
तो इसका बेसिकली सूटेबिलिटी वही है कि अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी मार्केट्स में, तो इट इज़ आइडियली एडवाइजेबल कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो और आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं बैलेंस अप्रोच के साथ। एज कम्पेरेटिव टू 100% इक्विटी फंड, इसमें इक्विटी का प्रोपोर्शन कम रहता है, तो डेफिनेटली ऑब्वियसली इट मेक्स इट लेस रिस्कियर ऑल्सो, कि जब मार्केट गिरती है, लाइक से मार्केट का डाउनफॉल आता है, अगर 20% मार्केट में फॉल आ रहा है तो इक्विटी फंड अगर 20% गिरेगा तो ये फंड एज कंपेरेटिव अगर इसमें 80% इक्विटी है तो 16% गिरेगा। तो एक जस्ट एक जनरल हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ओवर द पीरियड ये इसमें जो इक्विटी एलोकेशन कम होने की वजह से इसमें गिरावट भी कम आती है। नेचुरली जब मार्केट्स परफॉर्म करेंगी तो ये फंड रिटर्न्स भी उस कंपैरेटिवली कम देगा। आगे हम इसके परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली जो ये फंड है, ये अगर मैं बात करूं तो पिछले एक साल के अंदर इसने 33.72% की रिटर्न डिलीवर की है। रिटर्न एज ऑन 18 नवंबर 2021 है। एंड 3 इयर्स पीरियड में रिटर्न जो डिलीवर हुई है वो 17.82 कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, 5 ईयर में 14.80, 7 ईयर में 12.82 एंड 10 इयर्स में 16.70 कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स। तो ये एक ट्रेलिंग रिटर्न्स का जो कंपैरिजन है, इसका अगर मैं कंपैरिजन इसके बेंचमार्क से करूं तो बेंचमार्क से नहीं, बेसिकली एक हाइब्रिड, एग्रेसिव हाइब्रिड की एक कैटेगरी है जिसमें जितने भी ऐसे इक्विटी हाइब्रिड फंड्स हैं सबका एक जो है वो कॉम्बिनेशन एक एवरेज निकाला है कि लाइक से एक सम फंड इज परफॉर्मिंग 10%, सम अदर हैज डिलीवर्ड 12% और सम अदर हैज डिलीवर्ड 15%, तो उसका एक एवरेज निकाला गया। तो जितने भी फंड्स हैं उस यूनिवर्स में उसकी एक एवरेज की कैटेगरी ये बनाई गई है हाइब्रिड इक्विटी, सोर्सेज फ्रॉम वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन.com। तो अब हम देखेंगे तो अगर एक साल में अगर इस फंड ने 33.72% रिटर्न्स डिलीवर की हैं तो उस कैटेगरी ने 36.55 डिलीवर की हैं। एंड इन अ 3 ईयर पीरियड अगर हमारे फंड ने, इस एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड ने 17.82% डिलीवर की है, तो हाइब्रिड कैटेगरी ने एज अ होल 16.65 ऑन एन एवरेज डिलीवर की है। एंड सेम 5 ईयर 14.80 फंड ने डिलीवर की है, कैटेगरी ने 13.92, यहाँ पे फंड ने ज़्यादा डिलीवर किया है एवरेज से। एंड 10 ईयर पीरियड में 16.70 फंड ने डिलीवर किया है एंड हाइब्रिड कैटेगरी ने 14.34% डिलीवर किया है। अब आगे हम जानेंगे कि इसमें एसआईपी परफॉर्मेंसेज, अगर आपने इस फंड में, लाइक ये फंड आज से 26 साल पहले स्टार्ट हुआ था, हम एक डिफरेंट कंपैरिजन लेंगे एसआईपी में परफॉर्मेंस, क्योंकि ये हो गया कि हमने एक फंड के बारे में जान लिया। फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स, मतलब अगर हमने वन टाइम लगाया तो ट्रेलिंग रिटर्न्स उसकी ओवर द पीरियड डिफरेंट हॉरिजन्स में क्या थी, उसके बेंच कैटेगरी की जो रिटर्न्स है वो क्या थी, उसके साथ क्या कंपैरिजन है। अब हम जानेंगे कि अगर हमने इस फंड में एसआईपी करी होती तो उसकी क्या रिटर्न्स आज की डेट में इस फंड ने डिलीवर की है। तो अगर आपने 5 साल पहले 1 नवंबर 2016 को इस फंड में 10,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करी होती तो इन 61 महीनों में 61 मंथ्स में आपकी तरफ से 6,10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट गई, जिसकी आज की वैल्यू 9,22,610 रुपये होती। तो ओवर द पीरियड अगर आप रिटर्न देखते तो वो 16.17% की एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से वो ग्रो किया है, इस फंड ने डिलीवर किया है। देन इट कम्स टू, अगर आपने यही पैसा आज से 10 साल पहले इस फंड में एसआईपी शुरू की होती 5 साल की बजाय, तो 10 साल पहले अगर 2011 से लेके 2021 तक आपने 120 महीनों में 121 महीने अगर आपने रेगुलरली अपनी 10,000 रुपये की एसआईपी दी होती तो आपकी इन्वेस्टमेंट होती 12,10,000 और उसकी आज की वैल्यू होती 27,35,586 रुपये। देन इसकी अगर आप परसेंटेज टर्म में रिटर्न देखेंगे तो 15.40% की इसने रिटर्न्स डिलीवर की हैं। नाउ कम्स टू द 15 ईयर परफॉर्मेंस। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड ने, अगर आपने 1 नवंबर 2006 में 10,000 रुपये की एसआईपी शुरू की होती आज से ठीक 15 साल पहले, 180 महीने पहले, तो आपकी टोटल 181 इंस्टॉलमेंट 10,000 की, यानी 18,10,000 रुपये की आपने इन्वेस्टमेंट की होती, उसकी आज की वैल्यू 56,98,000 रुपीज होती, विच टर्न्स इनटू 13.92% CAGR रिटर्न्स। सिंस फंड को 26 साल हो चुके हैं तो मैंने 20 साल तक का भी कंपैरिजन लिया। यही अगर आपने 2001 में एसआईपी स्टार्ट की होती 10,000 रुपये की, तो आज 2021 में पूरे 20 साल बाद 24 महीने यानी 241 किस्तें आपकी तरफ से गई होती, 24,10,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज की डेट में 1,60,53,286 रुपये होती है। यस, 1,60,00,000 रुपीज विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 24,000। इन सभी हॉरिजन्स में मैं आपको, आप नोटिस करिए मैंने कि यहाँ पे चार्ट डाला है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप ये वापस आए 5 साल के पीरियड में, आप देखेंगे ये ब्लू लाइन जो है ना, ये ब्लू लाइन इज योर इन्वेस्टमेंट लाइन
एंड द ग्रे लाइन इज योर रिटर्न्स लाइन। अगर आप एक चीज देखेंगे 5 साल में जो ग्रे लाइन और ब्लू लाइन यानी इसका जो डिफरेंस है दैट इज वेरी लेस, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए। और ये देखिए जैसे जैसे टाइम बीतता है, यहाँ पे मैं आपको एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखाना चाहता हूँ कि पैसा इन्वेस्ट करना और उसके बाद उसको टाइम देना, व्हाट डिफरेंस इट मेक्स इन द लॉन्ग रन। अभी ये हाइब्रिड फंड है, दिस इज नॉट अ प्योर इक्विटी फंड, ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। तो इसकी परफॉर्मेंसेज में आपको देखिए ओवर द पीरियड, हम कमिंग वीडियोज में वी विल शेयर अबाउट 100% इक्विटी मिड एंड स्मॉल कैप्स, उनकी परफॉर्मेंसेज भी शेयर करेंगे। तो अभी आप हाइब्रिड में देखेंगे तो कंपाउंडिंग कैसे अपना रोल प्ले करती है। ये ग्रे लाइन और ये ब्लू लाइन इज योर इन्वेस्टमेंट लाइन, ग्रे लाइन इज अ मार्केट वैल्यूएशन। ऑब्वियसली आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट 2020 में ये ग्रे लाइन एक बार ब्लू से नेगेटिव भी हो गई थी, यानी इट शोज कि बैलेंस फंड्स में भी पैसा आपका नेगेटिव हो सकता है क्योंकि 65% पैसा इक्विटी में एलोकेट होता है। तो ओवर द पीरियड आपका पैसा वोलेटाइल रहता है, बट ओवर द पीरियड आपको ये ग्रोथ भी देता है। 5 ईयर पीरियड में इसने ये ग्रोथ दी है। इसी को आप 10 ईयर पीरियड करेंगे तो ब्लू लाइन और ग्रे लाइन में आप डिफरेंस देखिए, ये डिफरेंस ही कंपाउंडिंग है। दिस इज द रिटर्न दैट यू आर जनरेटिंग ओवर द पीरियड। एक पीरियड के बाद ये ब्लू ग्रे लाइन हमेशा ब्लू से ऊपर ही है। इवन कि 2020 के फॉल में भी 10 ईयर पीरियड में देखेंगे तो नेगेटिव नहीं गया पोर्टफोलियो। सो लॉन्ग रन में ना तो पोर्टफोलियो नेगेटिव जा रहा है ना ही इस, और ओवर द पीरियड इसका रिटर्न्स कंपाउंडिंग भी बढ़ रही है। तो डिफरेंस देखिए, अब आप 15 ईयर्स में देखिए, 15 ईयर्स में ब्लू और ग्रे का डिफरेंस और बढ़ गया। नाउ सी द 20 ईयर्स पीरियड, 20 ईयर्स में ये डिफरेंस देखिए अब कितना ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पे ये 2020 का फॉल है, अगर आप ये बिल्कुल फर्स्ट जगह आप देखेंगे तो 2020 का फॉल है। यहाँ पे जितना ब्लू लाइन के नज़दीक है 5 साल में, 5 साल के पीरियड में नेगेटिव भी गया था इस क्रैश में, बट 20 ईयर और 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर के पीरियड्स में 2020 का जो क्रैश मार्केट डाउनफॉल आया वहां नेगेटिव अपनी इन्वेस्टमेंट से तब भी कितना ऊपर था, और आज की डेट में और वैल्यू ऊपर है। 24,10,000 की इन्वेस्टमेंट आज की डेट में 1,60,53,000 है। अभी एक इक्विटी हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है जहां पे 65 to 80% पैसा ही इक्विटी में लगा होता है, ना कि 100%। और अगर आप इसकी CAGR टर्म्स में रिटर्न देखेंगे तो दैट इज 16.42% की एक एनुअल ग्रोथ इसने फंड ने डिलीवर की है लास्ट 20 सालों में। नाउ लेट्स कम टू द पीयर कंपैरिजन। अब ये एक इस कैटेगरी में, हम कैटेगरी की हमने पहले बात की, इसकी बात करी, तो ये एक अकेला फंड तो है नहीं, इस कैटेगरी में और भी फंड्स हैं, उन सबके साथ भी इसका कंपैरिजन कर लेते हैं जो कि हमें हेल्प करेगा। तो अगर आप देखेंगे SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड ने एक साल में 33% की रिटर्न डिलीवर की है, ICICI ने 60% की डिलीवर की है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे DSP इक्विटी ने 34, कैनरा ने 30%, मेरे एसेट हाइब्रिड 32.91, SBI 33.72। व्हाट इज ऑड इन दिस इज दैट कि सिर्फ ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड ने 60.62% की रिटर्न डिलीवर की है। मुझे अगर आपको ये एनालिसिस सही पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली एक वीडियो ICICI इक्विटी एंड डेट फंड के ऊपर फिर एक बनाऊंगा एनालिसिस, एंड वहां पे हम नोट करेंगे कि ये एक साल में इतना डिफरेंस क्यों है, ICICI ने इतना रिटर्न कैसे डिलीवर किया, हालांकि है तो वो भी हाइब्रिड कैटेगरी का। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आई विल डेफिनेटली देन मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो अब आप आगे आते हैं कि 3 ईयर के पीरियड में SBI ने 17.82% डिलीवर किया, ICICI ने 19, DSP अगेन 19.76, कैनरा 18.76 एंड मेरे 17.47। देन 5 ईयर पीरियड में 14.80, SBI 16.46, ICICI, DSP 14.94 अप्रोक्सीमेट 15% एंड कैनरा 15 एंड देन मेरे 15। अब एसेट्स की बात करेंगे तो SBI अगेन सबसे, SBI तो ओवरऑल इक्विटी फंड से भी, हाइब्रिड इक्विटी जो फंड है, इक्विटी हाइब्रिड फंड है, ये बाकी इक्विटी फंड से भी मतलब पूरे ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फंड है अपार्ट फ्रॉम द ETF। 48,000 करोड़ की एसेट्स ये मैनेज कर रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ICICI आता है जहां पे सिर्फ 18,000 करोड़ है, देन 75, देन 69 एंड देन 62। तो एज कम्पेरेटिव टू इस पीयर्स सबसे ज्यादा एसेट्स अपने सेकंड नंबर से भी डबल एसेट्स ये जो है एज ऑन डेट मैनेज कर रहा है। उसके बाद हम जो मेन इस एनालिसिस का, इस वीडियो का आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल, आई विल टेक मोर सम टाइम ऑफ यू, जहाँ पे ये पैरामीटर्स, ये एक रिस्क मेजर्स हैं जो हम सुनते हैं पर हम इसमें डीप में जाने की कोशिश नहीं करते, बिकॉज दिस इज डाटा एक नॉर्मल एक एज ए इन्वेस्टर को कभी कभी
बड़ा ही मतलब समझ नहीं आता, बिकॉज दिस इज सम टेक्निकल टर्म्स, तो इस डाटा को हम देखते नहीं है। बट इस डाटा का बहुत ही बड़ा रेलेवेंस है जब आपके फंड सिलेक्शंस की बात आती है। फंड की परफॉर्मेंस क्या है, फंड की कंसिस्टेंसी क्या है, हाउ द फंड मैनेजर इज परफॉर्मिंग, हाउ बेटर रिटर्न्स ही इज जनरेटिंग। तो ये सबका अगर आपने एनालिसिस करना है उस कैटेगरी में, आपका फंड जो ये इन्वेस्ट जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो कहाँ पे खड़ा होता है, ये सबका अगर हमने एनालिसिस करना हो, सो वी विल गो थ्रू द रिस्क मेजर्स। तो लेट्स अंडरस्टैंड, अगर हमने देखें फंड की मीन क्या है 18.4 है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 15.58, शार्पे 0.94, सॉटिनो 0.95, बीटा 0.84, अल्फा 1.96। यस यस आई नो, आप लोगों को, आप में से कई लोगों के लिए ये टर्म्स फर्स्ट टाइम होगी, आपको लग रहा होगा ये गुरप्रीत क्या बोल रहा है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अभी नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उसमें डिस्कस यही करने वाले, इनको एक एक करके हम समझेंगे कि मीन एक्चुअल में क्या होता है एंड ये नंबर आपके लिए कैसे रेलेवेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वो कैसे रेलेवेंट है, शार्पे, सॉटिनो, बीटा, अल्फा, वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून। सो अब हम बात करते हैं मीन। मीन है क्या? बचपन में जब हम स्कूल में मैथ पढ़ते थे हमें समझा पढ़ाया जाता था मीन मीडियन मॉड, तब हम पढ़ते थे, सवाल निकाल के आ जाते थे, वी डोंट टेक इट एनीथिंग सीरियसली। बट आपको पता नहीं, चाहे आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं नहीं है, इसका एक रेलेवेंस है कि आपको पता होगा तो आप एक डेटा उसको और बेटर वे से एनालाइज कर पाएंगे। तो अब मीन क्या होती है? मीन बेसिकली इज द एवरेज ऑफ द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन अ कलेक्शन। मीन का मतलब क्या होता है, अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो एक एवरेज कि एक पीरियड में एक फंड ने ऑन एन एवरेज क्या परफॉर्म किया, उसको मैंने निकालना है, तो वो एक मीन डाटा निकल के आएगा। अब ये होता कैसे, अगर वैसे ऑन मैथमेटिक टर्म्स मीन कैसे कैलकुलेट की जाती थी, सपोज कोई 2 3 4 1 7 9 ये डेटा आपको दिया गया है, तो इसका टोटल किया जाता था, वो टोटल सपोज 26 है और ये वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं, तो 26 डिवाइडेड बाय 6 इस एवरेज एक मीन आ जाती थी 4.33। अब ये मीन म्यूचुअल फंड में कैसे है, तो एवरेज ऑफ मंथली रिटर्न्स, हर महीने की जो रिटर्न्स एक फंड ने डिलीवर की है 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, एक महीने के पीरियड में जो एक फंड ने रिटर्न डिलीवर की है पिछले 3 सालों में, उसको एनुअलाइज करके हमने रिटर्न निकाली, उसको यहाँ पे जो डेटा शो किया गया ये वो डेटा है, मीन वो डेटा। अगर वहां पे अगर हम देखेंगे बैक जाएंगे तो यहाँ पे मीन दिखा रहा था 18.48, ये है फंड का मीन 18.48। कैटेगरी का मीन है 17.26, हाइब्रिड एग्रेसिव कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी की एवरेज है, किसी ने 18 दिया, किसी ने 19 दिया, किसी ने 16 दिया, सबकी एवरेज निकाली वो है 17.26। तो मतलब कैटेगरी की एवरेज है 17.26, इस फंड ने जो मीन की एवरेज है वो 18.48। तो अगर आपका जो मीन एवरेज रिटर्न है वो आपके कैटेगरी से बेटर है तो दैट इज अ गुड पॉइंट। सो अब इस केस में एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड का जो मीन है दैट इज 18.48 एंड हाइब्रिड कैटेगरी का एवरेज है वो 17.26। तो एसबीआई बेटर है देन दैट इज द गुड थिंग, हायर द बेटर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप मीन आपको क्लियर है। देन नाउ कमिंग टू स्टैंडर्ड डेविएशन, फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15.58%। ये सारी टर्म्स ना परसेंटेज टर्म्स में है, लाइक जो भी हम फिगर्स की बात करें ये परसेंटेज में है। And now comes the category. Category has 16.68. So let's understand standard deviation क्या होता है. Standard deviation helps you to understand how much volatile a fund can be from its mean average. एक एवरेज रिटर्न सपोज 18% की डिलीवर किया, वहां से वो कितना डेविएट, क्योंकि वॉलेटिलिटी है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उतना ही फंड वॉलेटाइल रहेगा, तो वो अपने एवरेज से कितना वॉलेटाइल हो सकता है ये हमें पता लगता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। सपोज एक फंड की रिटर्न 10% है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 7% है, तो इसका मतलब है वो प्लस और माइनस 7% जा सकता है। तो उसकी परफॉर्मेंसेस 10 की बजाय अगर एवरेज मीन है 10%, वो उसकी बजाय 17 भी हो सकती है, उसकी बजाय 3 भी हो सकती है, 7% प्लस या 7% माइनस। अब इस फंड में हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। अ मेजर ऑफ टोटल वोलेटिलिटी ऑफ द फंड, द हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड द ग्रेटर द वोलेटिलिटी ऑफ द फंड। तो इसका मतलब है जितना एक फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा उतनी ही वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। ये आपको हेल्प करता है अपनी कैटेगरी और उसके कंपैरिजन। सपोज आप 2 3 फंड्स का कंपैरिजन कर रहे हो, हाँ ये जो भी हम रिस्क मेजर्स को डिस्कस कर रहे हैं ये उसी कैटेगरी के फंड से ही आपको कंपैरिजन करना है। कभी ऐसा नहीं है कि आप एक फंड को लेके एक हाइब्रिड इक्विटी फंड को इक्विटी 100% इक्विटी फंड के साथ कंपेयर कर रहे हो, वो गलत है। और डेटा भी अगर आप कभी उठा रहे हो तो किसी एक ही वेबसाइट से उठाना, अलग अलग जगह से बाकी डेटा उठाओगे तो हर वेबसाइट पे डिफरेंशिएशन थोड़ी बहुत वेरिएशन होती हैं, कोई किसी डेट को उठा रहा है, कोई किसी डेट को उठा रहा है। सो एक ही डेटा को उठाना है एंड उसको ही एनालिसिस करना है और उसके ही आपस में कंपैरिजन करना है अगर आपने करना है। सो वी विल डिस्कस
आप मुझे जरूर बताइएगा। मुझे अगर आपको अच्छी लगा ये एनालिसिस, देन आई विल डेफिनेटली कम अप विद मोर सच वीडियोस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15.58%। तो जितना स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा फंड उतना ही वॉलेटाइल ज्यादा होगा। तो अगर हमने कम वॉलेटाइलिटी, थोड़ा कंजर्वेटिव रखना है, तो हमें कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले फंड को चूज करना होता है। अगर इस केस में हम बात करें तो इस केस में जो कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.68% है। हालांकि जो फंड का डेविएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन वो 15.58% है। तो फंड का मीन जो है वो ज्यादा था, जो अच्छा पॉइंट था। फंड का अपने कैटेगरी से स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, जो कि अगेन अच्छा पॉइंट है। लाइक लोअर इज द बेटर इस केस में। मीन के केस में हायर बेटर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में लोअर बेटर होता है, क्योंकि जितना ये उतार चढ़ाव कम करेगा उतना ही प्रेफरेंस होती है उसके फंड को लेकर। अब आ जाते हैं शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो क्या है? हमने एक और पॉइंट, अभी जैसे हम रिस्क मेजर्स कर रहे हैं, मीन समझा, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन समझा, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट शार्पे रेशियो। द शार्पे रेशियो इज अ मेजर ऑफ रिस्क adjusted रिटर्न। इट डिस्क्राइब्स हाउ मच एक्सेस रिटर्न यू रिसीव फॉर द वोलेटिलिटी ऑफ होल्डिंग अ रिस्कियर एसेट। जब भी हम कोई एसेट होल्ड करते हैं, किसी भी एसेट पे हम इन्वेस्ट करते हैं, उसमें हम कितना एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं और उसकी वोलेटिलिटी कितनी है, उसके बदले में जो हमें एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। तो वोलेटिलिटी जो हम रिस्क ले रहे हैं उसको एनालिसिस करने में हमें शार्पे रेशियो हेल्प करती है कि एक्चुअल पे हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या कमा रहे हैं। जो भी हमने पर यूनिट के ऊपर हमने रिस्क लिया है उस पर हमें रिटर्न क्या मिल रही है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, थोड़ा मैं मैथमेटिकल में आधा मिनट लूंगा। कि एवरेज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, सपोज किसी फंड ने आपको 10% डिलीवर किया और उसी दौरान जो एक रिस्क फ्री रिटर्न है, एवरेज रिटर्न माइनस द रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे एवरेज रिटर्न क्या होती है? सपोज एक फंड ने आपको 10% डिलीवर किया। रिस्क फ्री रिटर्न क्या होती है? आज आपको मार्केट में कोई भी एक ऐसी एसेट जिसमें बिल्कुल भी वोलेटिलिटी और रिस्क ना हो, उसका रिटर्न क्या चल रहा है। तो यहाँ के केस में अगर हम किसी फंड में डाल रहे हैं उसमें 10% आ रहा है, रिस्क फ्री एसेट एक एफडी करा रहे हैं उसका आज की डेट में 5% है जिसमें कोई रिस्क नहीं है, तो 10 - 5 डिवाइडेड बाय अगर उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन उस फंड का, यानी वो हम 10% कमाने के लिए वोलेटिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड से डेविएट कितना हो रहे हैं, वो कितना रिस्क ले रहे हैं, वो 7% है। तो उसकी शार्पे रेशियो ऐसे निकल के आएगी 10 - 5 डिवाइडेड बाय 7 विच इज 0.71। तो ये एक एग्जांपल है। अब हम एक्चुअल केस देखते हैं कि एसबीआई के केस में क्या है। सो शार्पे रेशियो इन म्यूचुअल फंड कैसे होती है? अ मेजर ऑफ रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस। इट इंडिकेट्स द एक्सेस रिटर्न जनरेटेड पर यूनिट ऑफ टोटल। जितना रिस्क लिया उसके बदले में हमें एक्सेस क्या रिटर्न मिली, उसको हमने एनालिसिस करना हो तो वो हम शार्पे रेशियो के थ्रू करेंगे। शार्पे रेशियो की अंडरस्टैंडिंग से हमें पता लगेगा कि हम जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं वो कैसा कर रहा है। तो इस केस में एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड की जो शार्पे रेशियो है वो 0.94% है, और जो कैटेगरी की है वो 0.81% है। 0.94% कैटेगरी से ज्यादा है। जितना ज्यादा होती है ये रेशियो उतना बेटर होता है, बिकॉज ज्यादा का मतलब ये है कि कैटेगरी ने अगर उतना रिस्क लेके 0.81%, मतलब अगर 0.94, मतलब एक यूनिट के ऊपर आपको इसने रिटर्न ज्यादा डिलीवर किया एज कंपेरेटिव, तो उतना सेम रिस्क में इसने रिटर्न आपको ज्यादा बेटर डिलीवर किया। तो जितना ये 0.94 ज्यादा है, अगर शार्पे रेशियो ज्यादा होती है अपने किसी दूसरे फंड से या कैटेगरी से, तो वो उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। नाउ कम्स द सॉर्टिनो रेशियो। जहां पे शार्पे रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो में डिफरेंस क्या है? शार्पे रेशियो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी होती है अप एंड डाउन दोनों केसेस में, कि अप्स में वोलेटिलिटी है और डाउन्स में वोलेटिलिटी है, दोनों का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसके बेस होता है। सॉर्टिनो में सिर्फ डाउन साइड देखा जाता है कि सिर्फ नेगेटिव ही क्या होगा, उसका हमें रिस्क पता करना है तो क्या होगा। तो इसमें क्या है, सेम फॉर्मूला वही रहेगा, बट डाउन साइड में स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड नीचे जाने का कितना डेविएशन है उसी को, यानी रिस्क को ही सिर्फ काउंट किया जाएगा। तो इस केस में एसबीआई का पॉइंट अगेन इसमें भी वही है, हायर द बेटर। एसबीआई में 0.95 है, कैटेगरी में 0.85 है। तो अ मेजर ऑफ रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस, इट इंडिकेट द एक्सेस रिटर्न जनरेटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इट्स डाउनसाइड रिस्क। Unlike Sharpe ratio, it uses only the downside deviation from the mean as its risk measure. रिस्क में सिर्फ ये डाउन साइड ही देखता है। तो इसमें 0.95 एसबीआई एंड 0.85 कैटेगरी का, तो इसने कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न्स डिलीवर करी हैं, तो दिस इज द बेटर, एक अच्छा साइन है। सो हायर द बेटर। नाउ कम्स दो रह गए हैं, जैसे हमने 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए रिस्क मेजर्स के। अब मेन एक आता है बीटा और एक अल्फा।
हम बीटा पे डिस्कस करते हैं। बीटा क्या होता है? बीटा ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम इज द वॉलेटिलिटी of the scheme related to its market benchmark. If beta of a scheme is more than 1, then scheme is more volatile than its benchmark. If beta is less than 1, then the scheme is less volatile than the benchmark. तो इसका मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में ये है कि अगर बीटा एक से ज़्यादा है, और देखो एक फंड है और एक उसका बेंचमार्क है, अगर फॉर एग्जांपल एक S&P BSE सेंसेक्स एक बेंचमार्क है एंड एक लार्ज कैप का वो बेंचमार्क है, एक लार्ज कैप फंड है जिसका बेंचमार्क भी BSE सेंसेक्स है, तो अगर बीटा उस फंड का 0.9 है तो इट मीन्स कि वो अपने फंड के कंपैरेटिवली कम रिस्क लेता है। अगर एक से ऊपर होगा तो उससे ज्यादा रिस्क लेता है तो रिटर्न भी ज्यादा देगा, और अगर बेंचमार्क 0.9 है, एक से कम है बीटा, तो वो अपने बेंचमार्क से कम रिस्क लेगा और रिटर्न भी कम डिलीवर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बेंचमार्क यानी सेंसेक्स ने 10% रिटर्न दी, जो फंड है उसका बीटा 0.9 है, तो आपका फंड 9% डिलीवर करेगा। सेम नेगेटिव में भी अगर 10% मार्केट नेगेटिव गई है तो फंड सिर्फ 9% ही नेगेटिव जाएगा। सो जितना एक से कम अगर बीटा होगा तो वो उतना कम रिस्की फंड है, तो वो एक प्रेफरेंस है आपके लिए। अगर अगर हम इस केस में बात करें SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड जिसका बीटा 0.84 है और पूरी कैटेगरी जो है वो बीटा 0.89 है, तो अब यहाँ पे कंपैरिजन कैटेगरी में हो रहा है, तो कैटेगरी से हमारा बीटा जो है, इस फंड का बीटा जो है वो कम है, तो ये अच्छा है क्योंकि इसमें रिस्क उससे कंपैरेटिवली अपनी कैटेगरी से कम लिया हुआ है। सो लोअर द बेटर। नाउ कम्स अल्फा। अब अल्फा एक ऐसी चीज है, ये सारा डेटा हमने एनालिसिस किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट रिस्क पैरामीटर में डिस्कस किया। अल्फा एक ऐसी चीज है, इसको हम पहले डेफिनेशन को समझते हैं। अल्फा इज द एक्सेस रिटर्न related to market benchmark for a given amount of risk taken by the scheme. Alpha in mutual fund is probably the most important performance measure of a mutual fund scheme. If a scheme outperforms the benchmark, then alpha will tell you whether the outperformance was due to higher risk the fund managers or the fund managers skills of delivering superior risk adjusted return. अल्फा से हमें पता लगता है कि हमारे फंड ने बेंचमार्क से, मार्केट को बीट करके जो रिटर्न्स डिलीवर करी हैं, वो क्या मार्केट में हमारे फंड मैनेजर ने हायर रिस्क लेके डिलीवर करी हैं या एक्चुअल में उसकी कोई स्किल, उसकी सिलेक्शन स्किल की वजह से हमें डिलीवर हुई है। तो अल्फा हमें वो हेल्प करता है जानने में कि सारे रिस्क के बाद भी एक्चुअल जो हमने एक्सपेक्ट किया, लाइक से एक फंड में हमने इन्वेस्टमेंट करा, हमने एक्सपेक्ट किया कि ये हमें ऑन एन एवरेज 15% रिटर्न देगा और मार्केट भी ने 15% रिटर्न दिया, बट हमारे फंड ने 17% डिलीवर किया, लाइक 2% एक्स्ट्रा डिलीवर किया। तो वो 2% एक्स्ट्रा किस वजह से है? वो हमारे फंड ने रिस्क ज्यादा लिया इस वजह से है, लाइक बीटा ज्यादा था इस वजह से, या बाकी रेशो ज्यादा थी, या एक्चुअल में बाकी रेशो तो कम थी बट फंड ने फिर भी डिलीवर किया। तो वो पता लगता है कि वो फंड मैनेजर की स्किल्स थी, तो इस वजह से मतलब अल्फा उसमें से जनरेट हुआ है। तो अगर इस केस में बात करें तो अल्फा जो है वो 1.96, लाइक से इस फंड में अगर हमने 12% एक्सपेक्ट किया, इसने 13.96 डिलीवर कर दिया, तो 1.96 इज द अल्फा दैट दिस फंड हैज जनरेटेड। हालांकि पूरी कैटेगरी की बात करो तो ऑन एन एवरेज सिर्फ 0.05% का अल्फा जनरेट किया, तो इस फंड ने अपनी कैटेगरी से बेटर डिलीवर किया, हायर इज द बेटर। सो एक ये एक वन पेजर एनालिसिस है, पैरामीटर्स हैं और हाइब्रिड फंड है और एक हाइब्रिड कैटेगरी है। मीन में हायर इसका एसबीआई को जाता है पॉइंट, स्टैंडर्ड डेविएशन में अगेन एसबीआई शार्प है। सभी केसेस में हमने देखा कि जो है वो एसबीआई के मतलब तरफ पॉइंट है, मतलब एज पर कंपैरेटिव टू कैटेगरी जो है वो ज़्यादा बेटर फंड है। तो अगर मैं एकदम एक आपको रीकैप कराऊं तो यहाँ देखिए, हाँ, सो मीन में अगेन हायर द बेटर, एसबीआई का इक्विटी फंड कैटेगरी से बेटर है, इक्विटी 18.48 है एंड हाइब्रिड कैटेगरी जो है वो 17.26 है। देन कम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन 15.58 एंड कैटेगरी में 16.6 है, यानी कैटेगरी ज़्यादा वॉलेटाइल है, फंड कम वॉलेटाइल है, तो लोअर द बेटर। नाउ कम्स द शार्पे रेशियो में 0.94 एसबीआई है एंड कैटेगरी 0.81 है, मतलब कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न एसबीआई डिलीवर कर रहा है, नॉट द कैटेगरी, सो हायर द बेटर। Now again Sortino ratio is the same 0.95 and 0.85, higher the better, and there comes the बीटा जितना कम है उतना बेटर है, लोअर द बेटर। बीटा मतलब कि एज कंपेरेटिव टू इंडेक्स ये कम रिस्की है, बाकी कैटेगरी का जो इंडेक्स है वो अपने कैटेगरी से थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा रिस्की है, सो इसमें लोअर द बेटर। अल्फा इज हायर द बेटर, so 1 so all cases में SBI is taking the numbers, so as per this risk measure analysis SBI is a good consistent performing fund as per their previous data। फ्यूचर का वो डिपेंड करता है, दिस बेसिकली डेटा इज अ पास्ट डेटा,
अब आप बोलो कि यही डेटा ही सब कुछ है, नो। डेटा आपको बैक टेस्टिंग में आपकी कॉल लेने में हेल्प करता है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें करना ही चाहिए, या अब इसके कंपेरेटिव यहाँ पे तो हम सिर्फ इस फंड का इसकी कैटेगरी से एनालिसिस कर रहे हैं, इस फंड का बाकी फंड के साथ क्या एनालिसिस है वो भी करना जरूरी है। तो दिस इज नॉट अ सिंगल थिंग कि आप सिर्फ फंड का एनालिसिस किया, उसमें कैटेगरी से तो बेटर ही है तो इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, नहीं। इसमें हम इसके बाकी कंपैरेटिव जो इसके पीयर्स हैं उनके साथ भी कंपैरिजन करेंगे, वो कंपैरिजन करने के बाद पता लगेगा कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो धीरे धीरे हम इसको कंपैरिजन करके नटशेल में कैटेगरी को खत्म करेंगे। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज ओनली देन आई विल बी कमिंग अप विद फ्यूचर मोर सच वीडियोस टू हेल्प यू एनालाइज द बेटर इन अ बेटर वे कि फंड एक्चुअली में एनालिसिस, बेसिक एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। सो एक वार्निंग है इसमें कि अगर आपको पैसा जो भी आपने इन्वेस्ट करना है इसमें तभी करिएगा अगर आपको कम से कम 5 साल नहीं चाहिए। अगर आपको पैसा 2 साल 3 साल में चाहिए तो वो पैसा इसमें मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें इक्विटी पार्टिसिपेशन है। इक्विटी पार्टिसिपेशन वॉलेटाइल रिस्क रहता है, शॉर्ट टर्म में रिस्क रहता है, मार्केट कभी भी डाउन भी आ सकती है, मार्केट तेज भी जा सकती है। सो दीज थिंग्स आर नॉट प्रेडिक्टेबल। सो मिनिमम 5 ईयर का पीरियड आपको देना ही है तो ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। साल 2 साल 3 साल के लिए फंड को नहीं प्रेफर करना है। ये आपको इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, हाइब्रिड फंड है, विद मिनिमम पीरियड इज 5 ईयर्स। सो अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल था, या आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसके लिंक के थ्रू आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। मी और माई टीम विल कॉल यू बैक एंड डिस्कस फर्दर, एंड आपको इन्वेस्ट कराने में वी विल डू द, आपको ऑनबोर्ड करने में, आपको गाइड करने में प्रॉपर हम वी विल डू द पार्ट। सो अगर आपको ऐसी वीडियोज और चाहिए सो डू कमेंट इन द बिलो कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और आप मुझे पता लगे कि आपको ये एनालिसिस कितना अच्छा लगा, या कोई फीडबैक है या कुछ और एक्स्ट्रा इसमें चाहते हो तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।